नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, निबंध लेखन की श्रृंखला में आज का हमारा विषय है भारतीय कृषि और सूचना प्रौद्योगिकी। दोनों को आपको जोड़कर दिखाना है। जब भी इस प्रकार के दोहरे शीर्षक होते हैं तो वहां अलग अलग लिखने की गुंजाइश नहीं होती है। दोनों शीर्षकों को आपको यहाँ परिभाषित नहीं करना है, बल्कि आपस में इंटरलिंक करना है। और ये सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। अगर कोई एक शीर्षक हो तब तो समस्या नहीं होती है, वहां आप अपने तरीके से लिख लेंगे। लेकिन दोहरे शीर्षक अगर होते हैं तो वहां आपने कितना बढ़िया लिंक किया ये मायने रखता है। और तब ये और महत्वपूर्ण हो जाता है जब शब्द सीमा निश्चित हो। यहाँ जो शब्द सीमा है वो 700 शब्दों से लेकर 600 शब्दों की है। यानी बहुत ज़्यादा आपको हाथ पैर फैलाने की गुंजाइश नहीं है। आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। यूपीएससी की तरह आप यहाँ नहीं लिख सकते। ये जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है ये आपको बहुत ज़्यादा अपने विचारों को फैलाने का मौका नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में 700 शब्द या 600 शब्द में ऐसा क्या लिख दिया जाए कि हम मैक्सिमम नंबर यहाँ गेन कर सकें, ये प्रयास रहेगा। और उसके लिए पहले शीर्षक को भली भांति समझ लीजिए और उसके बाद बना लीजिए प्रारूप, क्योंकि प्रारूप जब आप बना लीजिएगा तो आपके भटकने की गुंजाइश कम हो जाएगी। देखते हैं इसमें अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। पहले आप लिख दीजिएगा, पैराग्राफ बनाकर लिखिएगा, ये आपकी भूमिका होगी। और उसके बाद किसानों को संचार माध्यमों की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आपको लिखना होगा। क्योंकि जो किसान होते हैं वो तो मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं, मतलब उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, खाद की आवश्यकता होती है, और उसके बाद वो फसल अपनी उपजा लेते हैं। बीज भी उनके पास पहले से ही होता है या खरीद लेते हैं। लेकिन संचार माध्यम जो होते हैं या सूचना प्रौद्योगिकी, उससे इन्हें जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको कुछ जो एंड्रॉयड ऐप्स हैं उनका ब्यौरा देना पड़ेगा। सरकार भी कुछ एंड्रॉयड ऐप्स चलाती है, मतलब गूगल के प्ले स्टोर से या अलग अलग जगह से जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके किसानों को सहयोग या गाइडलाइन दिया जाता है। इसके अलावा जो उत्पादन लागत है उसको कम करना और ग्रामीण दूर संचार को बढ़ावा देना, ये आपका एक मुद्दा होना चाहिए। तो इसको आप बीच में डाल सकते हैं या बाद में भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप उपसंहार करेंगे, तो उपसंहार में सूचना प्रौद्योगिकी से किसानों को क्या लाभ हो सकता है या क्या लाभ हो रहा है, ये आपको लिखना होगा। क्योंकि फायदा जब तक आप नहीं गिनाइएगा कोई प्रयास करना ही नहीं चाहेगा। मनुष्य जो है वो स्वार्थी जीव है। जब तक लाभ की गुंजाइश न हो या लाभ के लक्षण न हो तब तक वो हाथ ही नहीं डालता। तो इतना आप लिखिए। देखिए इसमें क्या लिखा जा सकता है। तो हमारे देश में कृषि का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, निस्संदेह है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं है। और आज भी गाँव की जो खुशहाली है वो कृषि पर निर्भर करती है। यानी जो किसान है उन्हीं पर सब कुछ डिपेंड करता है। जिसके पास ज़मीन अच्छी खासी है, अनाज का उत्पादन बढ़िया हो रहा है, उसी पर उसकी खुशहाली का जो आंकड़ा है वो निर्भर करता है। और देख लीजिए इसमें और सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। तो सुधार के लिए जो नई प्रौद्योगिकी चीज़ें हैं, मतलब नए संसाधन हैं, उनको इसमें जोड़ा जा सकता है। जैसे जो सूचना प्रौद्योगिकी है, इस प्रकार से और भी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो अगर इसमें घुसाते हैं तो उत्पादन बढ़ेगा। और उत्पादन बढ़ेगा तो किसान खुशहाल होंगे, उनके अंदर खुशहाली आएगी, और ये अच्छी बात है। और ये सत्य है कि ऑनलाइन शिक्षा, कंप्यूटर, इंटरनेट, रेडियो उपग्रह, स्मार्टफोन जैसे जो आधुनिक संचार माध्यम हैं उन्होंने भारतीय कृषि को निश्चय ही सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। मतलब इन सब चीज़ों का जो पॉजिटिव इफेक्ट है, सकारात्मक असर है, वो तो पड़ा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन और ज़्यादा उसे इस दिशा में लगाने की आवश्यकता है, मतलब और सुधार की गुंजाइश। इसके साथ आप ये लिख सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी ने कृषि के कार्यों को सरल बना दिया है, आसान कर दिया है, और हम आराम से अब जो प्रोडक्शन है उसको कर सकते हैं। और भारतीय किसान में नई चेतना भी जागृत की है। अब कितना की है ये तो देखने वाली बात है, जमीनी स्तर की बात है, लेकिन ये फाइलों का आंकड़ा है। और यहाँ जो फाइलों का आंकड़ा है वो आपको पहले लिखना है। इसके बाद आप ये लिखिए कि इस दिशा में सरकार किसानों को उन्नत खेती की जानकारी देने, उपकरण और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और स्मार्टफोन और एप्लीकेशन महान नवाचारों के साथ किसानों का तनाव घटाने, अच्छी कृषि पद्धतियों और बाजार की प्रकृति की जानकारी देने के लिए सहयोग कर रहा है। तो ये सब जो आंकड़े हैं, चीज़ें हैं, उनको आपको बस लिखना है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है। एक्सप्लेन आपको अंत में करना होगा, जहाँ आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कितनी सार्थक हो रही है। इसके साथ साथ आप ये लिख सकते हैं कि सोशल मीडिया, वेबसाइटों आदि के माध्यम से किसान अपने कौशल में सुधार कर सकते हैं, अनुभव साझा कर सकते हैं, अपने उत्पादों को बेच सकते हैं, ये भी एक फ़ायदा है। इसके साथ साथ कौन से फायदे हो सकते हैं। किसानों की उत्पादन लागत कम हो जाएगी और फसल जो है उसकी अच्छी कीमत प्राप्त होगी। मतलब जो खरीदार है उससे किसानों का संपर्क आसानी से हो जाएगा। पहले क्या होता था, अपना अनाज बेचने के लिए या अपना जो उत्पादन है उसको बेचने के लिए बिचौलिए ढूंढने पड़ते थे, और ये जो बिचौलिए होते थे ये अच्छी खासी रकम वसूलते थे। हालांकि वो प्रचलन अभी भी गाँव में है। बिना बिचौलिए की जो बिक्री है वो नहीं हो पाती है, संभव नहीं हो पाती है, दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए लोग बिचौलिए का इंतजाम करते हैं। आराम से बिक तो जाता है, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता, उसमें उसका भी शेयर बन जाता है। तो ये सब चीज़ें इससे दूर हो सकती हैं।
और देख लीजिए यहाँ पर जो स्मार्टफोन है वो बड़ा मददगार साबित होता है। और खेती की ऐसी 3 अवस्थाएं होती हैं जहाँ उपयोगिता इसकी दिखाई देती है। कौन कौन सी अवस्था है? तो पहला तो ये कि जब किसान को ये जानना हो कि कौन सी फसल बोई जाए, मतलब उसकी मिट्टी कैसी है, मौसम कैसा है और परिस्थिति कैसी है, और उसके हिसाब से कौन सी फसल बोना उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, मुनाफे वाला होगा। ये चीज़ जब होती है तो उसके लिए गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। और मिट्टी के आधार पर बीज का चयन करना ये भी एक चुनौती है। अगर सही बीज चुना तो काम ठीक है। इसके बाद देखिए फसल की बुआई का उचित समय और फसल की सुरक्षा के उपाय, ये बीच वाला प्रोसेस है। उसके बाद अंत में जब फसल कट जाती है तो उसको बेचना एक चुनौती होती है। तो बेचने के लिए सही मंडी का चुनाव और सही मूल्य मिल सके, ये सब प्रावधान इन 3 स्तरों पर स्मार्टफोन जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों को काफ़ी मदद कर सकता है। इसके बाद आप लिखिए कि मोबाइल की निरंतर बढ़ती उपयोगिता के कारण सरकार भी दूरसंचार माध्यमों में लगातार विकास के लिए तत्पर है और वर्ष 2020 तक 60 करोड़ लोगों को बेहतर इंटरनेट सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है। ये एक आंकड़ा है, मतलब ये टारगेट है और इतना रख दिया गया है। अब ये अचीव होगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति के साथ ही किसानों तक अनेक माध्यमों के जरिए सूचना पहुंचती है, जैसे कि मोबाइल पर SMS और वॉइस मैसेज। इसके द्वारा जो किसान हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने का एक बेहतर जरिया चुना गया है। मतलब सरकार या जो विशेषज्ञ हैं वो इस माध्यम से किसानों से बात कर सकते हैं। कृषि मौसम जो है उसकी जानकारी हो सकती है, मतलब मौसम भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, तो मौसम की जो भविष्यवाणी है वो इसके जरिए हो सकती है। इसके अलावा फ़ोन के माध्यम से किसान अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और जो सेंटर हैं, किसान काल सेंटर्स की बात हो रही है, तो इनकी शुरुआत होती है 2004 में। फसलों की देखरेख और मौसमी रोगों के द्वारा जो होने वाला नुकसान है, मतलब मौसमी रोगों के जरिए जो नुकसान होता है उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है या उनके संबंध में समाधान या परामर्श भी मांगा जा सकता है। ये एक चीज़ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये सूचना प्रौद्योगिकी का सही इस्तेमाल अगर करता है, कर भी रहा है और करेगा भी, तो इसके जरिए अपने वेब पोर्टल के द्वारा वो अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां किसानों को दे सकता है। और बहुत सारे ऐसे एंड्रॉयड ऐप्स हैं जो कि किसानों को मौसम से लेकर बाजार तक की सूचनाओं से अपडेटेड रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो ऐप्स है उनका उदाहरण आप देख रहे हैं, यह किसानों में काफ़ी लोकप्रिय है। और इसमें होता क्या है, जैसे देखिए पहला वाला जो है एग्री मीडिया वीडियो ऐप, ये पहला है। तो एग्री मीडिया वीडियो ऐप में क्या होता है, यह किसानों में लोकप्रिय भी ज़्यादा है। इसकी मदद से किसान जो होते हैं वो कीड़े लगी हुई फसल की तस्वीर खींचते हैं, मतलब जहाँ फसल में कीड़े लग रहे हैं उनकी फ़ोटो खींचेंगे और उसके बाद उसे ऐप पर अपलोड करेंगे। और अपलोड करने के बाद जो वहाँ पर विशेषज्ञ होंगे वो उसको देखेंगे और उसके आधार पर ये तय करेंगे कि अच्छा कौन सी बीमारी है और इसका निदान कैसे होना चाहिए। तो ये काम होता है। इसके अलावा इफ़को फार्मर्स ऐप है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कृषि और फसल से संबंधित जो जानकारियां हैं वो प्राप्त होती हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन देने का ये भी एक माध्यम है। इसमें मौसम की जानकारी होती है। इसके अलावा फसलों का मूल्य मालूम होता है कि फसल कितने दाम में बिकेगी। उसके अतिरिक्त मिट्टी की जांच की सुविधा होती है। और अच्छी बात यह है कि ये 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, यानी हर भाषा के जो किसान हैं प्रायः उसे समझ सकते हैं। इसके बाद एग्री ऐप है, तो एग्री ऐप में भी वही काम है, सब में किसानों को सपोर्ट करने का ही प्रावधान है। कुछ नई चीज़ नहीं है, लेकिन सब में अपने अपने तरीके हैं। इसके बाद इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों की जो खेती बाड़ी से लेकर सरकारी योजनाओं तक की पहुंच है उसकी पूरी जानकारी यहाँ से दी जाती है। और विशेषज्ञों को यहाँ पे SMS किया जा सकता है या उनसे इस माध्यम से SMS के जरिए, संदेश के जरिए बातचीत की जा सकती है। इसके बाद किसान योजना ऐप को आप लिख सकते हैं, फार्म वी ऐप को लिख सकते हैं। तो इन सब का उद्देश्य क्या है, वही फसल की किस्मों, उनकी बीज नस्लों, उसके अलावा खेती की पद्धतियों, मौसम संबंधी जानकारी, मूल्य का जो इन्फॉर्मेशन है वो देना, ये सब इनके पीछे उद्देश्य है। ये देखिए ये नया है, 2 नए एप्लीकेशन है तो उनको यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक तो किसान रथ मोबाइल ऐप है और दूसरा है कृषि देव ज्ञान एप्लीकेशन। इन दोनों को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आप चाहे तो इन्हें पहले लिख सकते हैं। यहाँ पर किसान रथ मोबाइल ऐप जो है इसमें दूसरे लॉकडाउन के दौरान इसकी घोषणा होती है। और इस मोबाइल ऐप की जब लॉन्चिंग होती है, कौन लॉन्च करता है, तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसे लॉन्च करते हैं। और इसकी सहायता से किसान अपना माल घर बैठे मंडियों तक पहुंचा सकेंगे। मतलब जो मंडियां हैं वहां तक किसानों को जाने की आवश्यकता नहीं है, अपना सामान वो वहां तक पहुंचा सकेंगे। पहले अपने माल की मात्रा का उन्हें ब्यौरा देना होगा और उसके बाद जो इच्छुक खरीदार होंगे वो उनके लिए पिकअप की सुविधा और जितनी भी चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराएंगे। मतलब सामान बिक जाएगा और उन्हें अपनी तरफ से कोई इफोर्ट नहीं करना पड़ेगा, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो दूसरा है, ये अच्छा एप्लीकेशन है। किसानों को पहले अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती थी अपने सामान को बेचने के लिए, लाद कर मंडी पहुंचाते थे और वहां जाकर वो किस दाम में बिकेगा इसका कुछ भरोसा नहीं था। इसके बाद कृषि देव ज्ञान एप्लीकेशन है, इसको आप लिख सकते हैं। तो किसानों की सहायता के लिए एप्लीकेशन बनाया गया है, सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यह आधारित है। देखिए ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, इसको आप यहाँ डाल सकते हैं। AI प्रणाली जो है उस पर ही आधारित है और खेतों के आकार, मिट्टी की गुणवत्ता, मौसम की स्थिति,
उर्वरक तथा पानी की आवश्यकता, ये सब सूचनाएं किसानों तक पहुंचेंगी इसके माध्यम से। यानी जितनी उन्नत विधियां हैं उनका इस्तेमाल करके इसे डेवलप किया गया है। और यह सभी एप्लीकेशन जो हैं, जितने भी एप्लीकेशन आप यहाँ देख रहे हैं, ये किसानों के उन्नयन की दिशा में काम करते हैं। लेकिन अकेले शोध जो है ये गरीबी से उबरने के लिए भारतीय कृषकों का सहयोग नहीं कर सकते जब तक कि उनके साथ सही नीतियों, प्रौद्योगिकी और बाजार के अवसर न उपलब्ध हो। ये सब चीज़ें जब रहेंगी तभी इन एप्लीकेशन या जितनी भी सूचना की पद्धतियां हैं, माध्यम हैं, उनका सही इस्तेमाल किसान कर पाएंगे या उससे लाभ ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर वही बात है कि चाहे कितना भी हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना लें, सूचना प्रौद्योगिकी को एकदम दुरुस्त कर दें, लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर काम नहीं होगा, मतलब सभी लोग इसमें पुरजोर अपनी तरफ से प्रयास नहीं करेंगे, तब तक लोग जुड़ेंगे नहीं। जागरूकता का अभाव एक समस्या है, ये भी बात है। और इसमें आप लिख दीजिएगा कि यहाँ पर जब तक कि इसके सही नीतियों, प्रौद्योगिकी और बाजार के अवसर उपलब्ध न हो, फिर भी अगर समय रहते चेतावनियां और जानकारियां किसानों तक पहुंच जाती हैं तो समस्याओं को कम किया जा सकता है, उन्हें दूर नहीं किया जा सकता। तो मौसम संबंधी जो सूचनाएं हैं या जितनी भी इस तरह की पूर्व भविष्यवाणियां हैं, उनके चलते किसानों का जो नुकसान है वो काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, हालांकि एकदम से कम नहीं किया जा सकता। और वैज्ञानिक समय समय पर उन्नत बीजों, कृषि यंत्रों का आविष्कार करते रहते हैं और किसानों तक उनकी पहुंच होनी आवश्यक है। बीज बन जाएंगे, यंत्र बन जाएंगे, लेकिन किसान उन तक पहुंचे, मतलब उनकी जागरूकता वहां तक पहुंचे, लोग उसे हायर कर सके, इसकी सुविधा होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। और ये जो संचार माध्यम है, ये क्या करते हैं, बीच में एक पुल का काम करते हैं, यानी उस नवीनतम तकनीकी को किसानों तक पहुँचाते हैं। और कृषि क्षेत्र कल्याणकारी योजनाओं और नवीनतम शोध उपकरणों का संपूर्ण लाभ जो भारतीय किसान है वो उठा सके। मतलब कृषि क्षेत्र में ये जो प्रयास सरकार के द्वारा या संगठनों के द्वारा किए जा रहे हैं, इसका पूरा लाभ किसान तभी उठा पाएंगे जब उनके अंदर अपने स्तर की जागरूकता हो। और जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो इन संचार प्रणालियों से परिचित लोग हैं, उनका भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि जो यहाँ पर भोले भाले किसान हैं, इन चीज़ों से अछूते हैं, मतलब वो पारंपरिक कृषि करना जानते हैं, उनको इनके प्रति अवेयर कराएं, यानी जागरूक कराएं। ये उनका कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है, ये आप लिख सकते हैं। और इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र पर कृषि क्षेत्र में वर्चस्व और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला समय जागरूकता का समय है। आने वाला समय घर में बैठकर अपने तक सीमित रहने वाला समय नहीं है। पूरा जो विश्व है वो ग्लोबलाइजेशन के दौर से गुजर रहा है, और वैश्वीकरण की इस पूरी परिघटना में जब तक आप जुड़कर नहीं रहेंगे, दुनिया के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप चल नहीं पाएंगे, आप विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो जागृति है वही विकास का जरिया बनेगी। इस प्रकार से आप समापन कर सकते हैं। तो थोड़ा इसे संक्षेप में यहाँ समेट दिया गया, लेकिन इसमें जो प्रारूप है उसको ध्यान में रखिएगा, शीर्षक को समझ लीजिएगा और उसी के आधार पर निबंध लिखिएगा। आपका निबंध सर्वश्रेष्ठ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो तब तक के लिए नमस्कार।